हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट 6, जिसमें हमें पढ़ना है अमेरिका का संविधान, वहाँ के संविधान का स्वरूप, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, और तीसरी चीज़ न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो न्यायिक पुनरावलोकन की एक अवधारणा है वो हमने यहीं से ली है। ठीक है। और दूसरा, यहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने वहीं से उनको एज अ सोर्स लिया है। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे सिमिलर नज़र आती हैं उनको अच्छे से देखना है। अब हम देखते हैं अमेरिका के संविधान की। सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषताओं की, जो कि इतिहास की पृष्ठभूमि में भी गिने जाएंगे। तो पहली चीज़, जो निर्मित संविधान है वो एक निश्चित योजना के द्वारा एक निश्चित समय में निर्मित हुआ है और 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसको लागू किया गया था। ठीक है। और दूसरा, यहाँ का जो संविधान है वो ब्रिटेन की तरह नहीं है, वैसे वहाँ पे अलिखित संविधान है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। तो जब भी आपसे ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान में डिफरेंस पूछेगा तो पहला डिफरेंस आप यही बताएंगे कि पहली चीज़ तो ये एक प्रक्रिया के द्वारा लागू हुआ है, संसद के द्वारा थोपा नहीं गया है, और ये लिखित है, वो अलिखित होता है। तो यहाँ विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी इसको कहा जाता है, और संविधान का मूल ढांचा और धाराएं इसके अंदर लिखी गई हैं। शासक के क्या सिद्धांत होते हैं, शासक के क्या क्या अंग होंगे, उसके कार्य क्षेत्र क्या होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, ये सारी ही बातें इनके लिखित संविधान में शामिल हैं। अब देखिए, दूसरा, संविधान लिखित तो है लेकिन काफ़ी संक्षिप्त है। मतलब जैसे भारत का संविधान है, आपको बहुत लंबा टाइम चाहिए उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो उस प्रकार से यहाँ का जो संविधान है बहुत ही मिनिमल सा, आप उसको बहुत जल्दी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। बट बात करते हैं समझने की, तो वो प्रक्रियाएँ भी काफ़ी छोटी हैं। कुल जो यहाँ पे आर्टिकल हैं केवल 7 हैं। अगर कनाडा की बात करें तो 147 आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128 आर्टिकल्स हैं, और सबसे जो लंबा, सबसे बड़ा साहित्य है, संविधान है, वो भारत का है, जिसमें 400 से अधिक आपके आर्टिकल्स हैं। अब यूएसए की बात करें तो यहाँ पे आपके पास केवल 7 आर्टिकल्स आते हैं, जो कि 4000 शब्दों से भी कम में लिखे गए हैं। केवल 4000 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और 10 से 12 पेजेस में उसको लिखा गया है। केवल कुछ मूलभूत और महत्वपूर्ण बातें उसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। दूसरा, यहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। देश का सर्वोच्च कानून, संघ और इकाइयाँ इससे ऊपर नहीं जा सकती हैं। देश का जो सबसे सर्वोच्च कानून माना गया है वो संविधान को माना गया है, कोई भी वहाँ पे संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन है। अब गणतंत्रात्मक को मैंने यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है, गणतंत्रात्मक क्या होता है वो चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे संघात्मक शासन की व्यवस्था है। तो जैसी संघ प्रणाली आप अपने यहाँ भारत में देखते हैं, सेम आपको यहाँ नज़र आती है। राष्ट्र, संघ, जो राष्ट्र है या जो संघ है उसके पास विषय हैं, राज्य के पास भी अपने अपने विषय हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पे है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, इस टाइप से। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, कोई भी एक शक्ति का केंद्र यहाँ पर नहीं है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, या लोगों को उसमें क्या क्या प्रावधान मिलते हैं, वो चीज़ आप इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे तो एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान मिलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। वैसे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बट मैंने इसी में इंक्लूड कर दिए हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया। तो देखिए, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इस कारण से इसने संविधान के संरक्षण की स्थिति प्राप्त कर ली है। इसके तहत संविधान की व्याख्या का एकमात्र जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है। संविधान की व्याख्या, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे है कि संविधान के अंदर कोई भी चीज़ लिखित रूप से है तो उसकी व्याख्या भी हमारे संविधान के अंदर ही पाई जाती है। बट देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। संविधान की जो व्याख्या है वो उनके संविधान में बहुत डिटेल में नहीं दी गई है, बट उसकी क्या व्याख्या होगी, उसका अधिकार किसको दिया गया है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को। तो न्यायालय की शक्तियाँ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। न्यायालय को यह शक्ति दी गई है जिसके आधार पर वो व्यवस्थापिका के कानूनों को अवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है। और उसके मत में संविधान की किसी व्यवस्था के वो प्रतिकूल अगर उसको नज़र आते हैं, मतलब कोई भी लॉ पास हुआ है अगर संसद से, और इन केस न्यायालय को वो अनुचित लगता है तो वो उस व्यवस्थापिका को अमान्य घोषित कर सकता है, उसको रिव्यू के लिए ले सकता है। तो ये जो अधिकार है, ये जो शक्ति है, इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि न्यायिक पुनरावलोकन होता है क्या है। अमेरिका में इसका क्या स्वरूप है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ न्यायपालिका के अतिशय प्रभाव और सम्मान का आधार यही शक्ति मानी गई है, जिसके अधीन वह न्यायालय की व्याख्या करती है
और कांग्रेस या राज्य की व्यवस्थापिकाओं के कानूनी और अन्य प्रशासनिक आज्ञाओं की वैधानिकता या फिर अवैधानिकता का निर्णय करती है। ठीक है। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को भी यह शक्ति या अधिकार दिए गए हैं। वह अभियोगों का अंतिम निर्णय जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के अपने इस अधिकार का जो प्रयोग है वो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावशाली अपनी क्रिया को या फिर कार्यों को प्रभावशाली दिखाने के लिए किया है, ताकि लोग यह कहने लगे कि संविधान मतलब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास ये जो शक्ति है इसको एक परम शक्ति के रूप में देखा गया कि वो किसी भी कानून को व्यवस्थापिकों को वापस लेने को कह सकती है, उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर में रख करके उसको अमान्य घोषित कर सकती है। तो इस शक्ति को देखते हुए लोगों ने ये भी कहा कि जो संविधान है वो वास्तव में क्या है, न्यायाधीश बनता जा रहा है। ठीक है, मतलब देखिए कहने का यहाँ पर ये है कि जो संविधान है वो असल में संविधान नहीं है। संविधान जो हम देख रहे हैं वो है जो न्यायाधीश बना रहे हैं, न्यायाधीशों के द्वारा ही संविधान बनाया जा रहा है, ऐसा भी लोगों ने कहा। तो इस न्यायिक पुनरावलोकन के प्रभाव और मूल्यांकन क्या रहे एक बार वो देखते हैं। अमेरिका के राजनीतिक जीवन पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का पर्याप्त और संवैधानिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों, विधानमंडलों और कांग्रेस द्वारा निर्मित सैकड़ों कानूनों को अवैधानिक घोषित किया और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत पर बल दिया। दूसरा प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि राज्यों की तुलना में संघ की स्थिति साफ हो जाती है। इसका जो प्रभाव है वो हमें पुलिस अधिकारियों पर भी देखने को मिलता है और जो न्यायाधीश हैं उनको संविधान का नया निर्माता भी इसी आधार पर कहा गया है। ठीक है, अब हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, क्या उसकी चुनाव प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले प्रस्तावना देंगे कि चुनाव जो है वो एक ऐसी औपचारिक जो चुनाव है वो एक औपचारिक समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। चुनाव क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप औपचारिक रूप से एक समूह निर्णय के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा एक आबादी सार्वजनिक पद संभालने के लिए एक व्यक्ति या फिर एकाधिकार व्यक्तियों को चुनती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यहाँ जो चुनाव है वो हर 4 साल में एक बार होता है, नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। अब अगर आपसे पूछे अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं तो या निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तो पहली चीज़ तो उम्मीदवार की आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष हो, जन्म उसका यूएसए में हुआ हो और पिछले 14 सालों से वो अमेरिका में रह रहा हो। इन्हीं 3 चीज़ों का आप पॉइंट्स में लिखेंगे। चुनाव से 1 वर्ष पहले ही उसको राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने का अपना जो इरादा है वो सार्वजनिक करना होगा। उसको 1 साल पहले ही ये चीज़ अनाउंस करनी होगी कि वो इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, या इस पद के लिए वो चुनाव लड़ने वाला है। अब चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो देखिए सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, निर्वाचकों द्वारा या इलेक्टोरल कॉलेज प्रक्रिया के आधार पर इनको चुना जाता है। जिस प्रक्रिया के टोटल आपके 5 चरण है। सबसे पहले नामांकन, जिसको अमेरिका में प्राइमरी और कोकस नाम से जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, फिर चुनाव प्रचार होता है, उसके बाद आम चुनाव होता है, फिर आपका निर्वाचक मंडल तय करता है। तो जैसे ही सेम प्रक्रिया आपने राष्ट्रपति के लिए पढ़ी है वही चीज़ें हैं यहाँ पर, उनको आप एक्सप्लेन मतलब इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। तो प्रत्येक राज्य के मतदाता ही अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 50 राज्य और कोलंबिया में 538 इलेक्टोरल वोटर हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट